हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी सीरीज़ जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। माई सेल्फ स्नेहा शाल्वी दिस साइड। हम लोग अभी तक बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ये सब जान चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने थे लास्ट लेक्चर में, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 तक हम लोग डिटेल में उसको डील किए थे। द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इज़ आर्टिकल 16। 15 में हम लोग क्या जाने थे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है स्टेट के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा भी, जो 15 क्लॉज 2 में था। आर्टिकल 16 में क्या है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं किया जाएगा। ग्राउंड्स भी सेम रहेंगे, रिलीजन, रेस, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, रिलीजन, रेस, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ग्राउंड भी यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। स्पेसिफिक किसके रिलेटेड हो जाता है? एम्प्लॉयमेंट, दैट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो जाती है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक था, 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक में 16 भी आया, उसके बीच में जो आर्टिकल है उसमें ही डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1। 16 क्लॉज 1 में कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। मतलब वही उसी को डिटेल कर दिया है कि इक्वालिटी होगा किस चीज़ में? अपॉइंटमेंट में, अपॉर्चुनिटी में। ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया, किसी को कम मिला, सबको इक्वालिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। द नेक्स्ट इज, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या इन एलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा इस ग्राउंड पे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ध्यान क्या गया? ध्यान किस पे? डिसेंट पे। वहाँ पे हम लोग RRCS पे बस ध्यान रखते थे। 16 में डिसेंट भी याद रखना होगा। डिसेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट और रेसिडेंस, इन दोनों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि डिसेंट और रेसिडेंस, इन दोनों के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन, रेस, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस, RRCSP प्लस डिसेंट और रेसिडेंस। और इससे इनएलिजिबल, मतलब इस क्राइटेरिया पे इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल आर्टिकल 16 क्लॉज 2। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 3। इसमें ध्यान दीजिएगा कि रेसिडेंस को हम लोग ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन बना सकते हैं। अच्छा, अभी तो बात किए कि रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा, अभी तुरंत बताए हैं, ये रहा। और अभी अगला आर्टिकल ही कह रहा है कि रेसिडेंस ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? नहीं है कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसे? रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, पर रेसिडेंस को ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन बताया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आप जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे तो आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप मतलब किसी भी, आपका एज 21 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया? क्वालिफिकेशंस हो गया। ये इसके बेस ये नहीं कह रहा है कि 20 साल से कम वाला नहीं भरेगा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपको भरने के लिए 21 साल से ऊपर होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। ये भी नहीं कह रहा है कि 10th पास नहीं भरेगा। 10th पास अगर ग्रेजुएट है तो वो भरेगा, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो नहीं भरेगा। ये क्वालिफिकेशन हो गया। तो रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन का ग्राउंड दिया जा सकता है कि मतलब ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ साउथ इंडिया के लोग यहाँ फॉर्म भरेंगे, यहाँ बिहार, यूपी, राजस्थान के लोग नहीं भरेंगे, ये नहीं कह सकता है। लेकिन ये कह सकता है कि इस एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के लोग फॉर्म भरेंगे या सिर्फ बिहार के लोग फॉर्म भरेंगे, ये कह सकता है। ये क्या हो गया? क्वालिफिकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन हो सकता है रेसिडेंस, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? द नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4। State, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for whom? For the reservation of appointment or post in favor of backward class of citizen.
मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए इसमें भी प्रोविज़न कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, 15 में भी वही हुआ था कि 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 बोला डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। 15 क्लॉज 3 से एक्सेप्शन बता दिया, वुमेन एंड चिल्ड्रन, SCBC, SC/ST, फिर SCBC, SC/ST इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर उसके बाद क्या था, EWS। वैसे ही 16 में भी क्या हो गया कि पहले बोला कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नहीं करना है, और फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, बता दिया कि रिलीजन जो है रेसिडेंस जो है वो ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन हो सकता है। और वैसे ही बैकवर्ड क्लास के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न क्या बनाते हैं हम लोग, रिजर्वेशन देते हैं कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास है, जैसे कि यहाँ पे हम ही लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें रहता है कि OBC का इतना उन लोगों को रिजर्वेशन है 27%, SC को इतना परसेंट है, ST को इतना परसेंट है, उस अकॉर्डिंगली कट ऑफ कम जाता है। तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है। कब किया जाएगा ये भी ध्यान देना है, इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। अभी ऐसा है ना कि टॉप मोस्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा SC/ST नहीं मिलते हैं, तो उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉपुलेशन के परसेंटेज के बेसिस पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसीलिए हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज 16 क्लॉज 4A, इसको कब ऐड किया गया था, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। किसको ऐड किया गया था, 16 क्लॉज 4A को। ठीक है, ए लिखा हुआ है, हम पहले भी बताए थे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसमें क्या है, रिजर्वेशन किस मैटर पे है, बात इसमें भी रिजर्वेशन का ही है, SCBC का ही है और SC/ST का ही है। आई एम सॉरी, इसमें SC/ST का है केवल, SCBC का नहीं है। लेकिन इसमें प्रमोशन के बारे में केवल बात होता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन के केस में SC और ST को, मतलब सिर्फ अपॉइंटमेंट के बेसिस पे, अपॉइंटमेंट के लेवल पे रिजर्वेशन नहीं होगा, उसके ऊपर जब प्रमोशन भी होगा तो उसमें भी SC और ST को रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ दिया हुआ है, 16 क्लॉज 4A में। कब आया था ये, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में आया था। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 5, empowers the state to prescribe religion as a ground of qualification for recruitment। अभी बताए थे रेसिडेंस को किया जा सकता है पीछे, तो रेसिडेंस के बारे में भी क्या बताए थे, वो क्वालिफिकेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इन द सेम वे रिलीजन जो है वो क्वालिफिकेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई मंदिर है, मंदिर का पुजारी है, तो वो वहाँ पे ये डाल सकता है कि वहाँ का पुजारी जो है वो इस कास्ट के होने चाहिए या फिर इस रिलीजन के होने चाहिए। रिलीजन को, कास्ट को नहीं डाल सकता है, रिलीजन को एज अ ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन बता सकता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान देना है कि ये नहीं कह सकता है कि ये कास्ट के अलावा ये सारे कास्ट इनएलिजिबल है, सिर्फ ये कास्ट एलिजिबल है, ऐसा नहीं कह सकता है। लेकिन एक कास्ट को कह सकता है कि ये क्वालिफिकेशन का ये ग्राउंड है। 16 क्लॉज 6 में क्या हो जाएगा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर EWS। EWS के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी जाने थे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में ऐड किया गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिल सकता है, कितना मिल सकता है, अप टू 10%। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अप टू 10% रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में है। 16 क्लॉज 1 में क्या था कि किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस। नेक्स्ट क्या था 16 क्लॉज 3, तुरंत ही रेसिडेंस का उल्टा आ गया था कि रेसिडेंस को क्वालिफिकेशन का ग्राउंड कह सकते हैं। उसके बाद आ गया था अपॉइंटमेंट में फेवर करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है रिजर्वेशन के थ्रू। 16 क्लॉज 4A में प्रमोशन के लिए था। 16 क्लॉज 5 में रिलीजन को बताया गया था, दिस कैन बी द ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन।
16 क्लॉज 6 में EWS के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बताया गया था कि EWS को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% रिजर्वेशन रहेगा, अप टू 10% रिजर्वेशन रहेगा। आप भी जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते होंगे उसमें EWS को 10% रिजर्वेशन है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17। पता है आर्टिकल 17 का सबसे खास बात क्या है कि दिस इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट। इसमें कोई भी इफ बट ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। इट इज एब्सोल्यूट, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, कुछ भी इसमें इफ बट नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट। बहुत कम आर्टिकल्स हैं जो एब्सोल्यूट है, वन ऑफ देम इज आर्टिकल 17 दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में अबॉलिश्ड है, किसी भी फॉर्म में इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, और अगर वो प्रैक्टिस किया जा रहा है तो दिस इज़ एन ऑफेंस, तो उसके लिए आपको जेल हो सकता है। बहुत सारे एक्ट है जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ फ्रॉम SC/ST एक्ट, तो ये सब एक्ट है जिसके थ्रू जो एक्ट लाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। हालांकि ये ध्यान देना है कि अनटचेबिलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। अनटचेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज अनटचेबिलिटी डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एब्सोल्यूट राइट है, कोई एक्सेप्शन, कोई रिस्ट्रेंट, कुछ भी नहीं। आप लोग जानते होंगे सबरीमाला केस के बारे में। सबरीमाला केस में अनटचेबिलिटी को डेफिनेशन को वाइडन कर दिया गया था बाय जुडिशरी इसमें बोली थी कि अगर विमेन हु इज़ अंडर एज ग्रुप उसको हम लोग नहीं जाने दे रहे हैं मंदिर में, तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ओनली। और अनटचेबिलिटी जो भी तक सिर्फ कास्ट के बेसिस पे था वो जेंडर के बेसिस पे भी होने लगा, और इसको ये अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन चूँकि नहीं दिया हुआ तो उसको और एक्सपैंड किया गया जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल अंडर आर्टिकल 18। 16 में हम लोग क्या पढ़े थे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में क्या पढ़े? अनटचेबिलिटी। 18 में क्या है? टाइटल है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं लिया जा सकता है। हम कहीं से कोई टाइटल कोई हमको दे रहा है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो टाइटल अबॉलिश किया गया, क्यों किया गया? ताकि इक्वालिटी रहे, नहीं तो कोई महाराजा धीराज, महाराज, इस टाइप का टाइटल कोई नहीं ले सकता है। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ले सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर तो नहीं लगाएंगे उसमें क्योंकि वो टाइटल है। तो मिलिट्री और एकेडमिक ये दोनों ले सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल ये सब होता है। एकेडमिक में डॉक्टर हो गया, कोई PhD कर लिया तो डॉक्टर हो गया, तो ये सब यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई टाइटल यूज़ नहीं किया जा सकता है। कोई भी सिटीजन कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ठीक है, ये 15 क्लॉज 2 में है। 15 क्लॉज 3 में है नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडियन सिटीजन नहीं है, उस पर भी लागू है। क्या थे इंडियन सिटीजन जो है उस पर कौन कौन से स्पेशल फंडामेंटल राइट है जो मिला है? 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है। 18 तो उसमें था ही नहीं, तो 18 नॉन सिटीजन के लिए भी है। नॉन सिटीजन के लिए क्या कहता है कि कोई भी ऐसा है नॉन सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, पर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो वो बिना गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के, गवर्नमेंट में भी कौन प्रेसिडेंट कौन एसेंट देगा? प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के वो टाइटल नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी ऐसा ऑफिस जो आपको स्टेट देती है, मतलब गवर्नमेंट आपको वो पोजीशन वो पावर देती है, वो पोजीशन लेने का हक भी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। आजकल आपको वो सिविल सर्वेंट बनाएगी तो परसों वो पावर वहाँ से हटाने का हक भी सिर्फ गवर्नमेंट को है, और इस पोस्ट के लिए आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसा कोई भी फॉरेनर जो है वो इंडिया में आके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो वो भी बिना प्रेसिडेंशियल एसेंट के कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 18 क्लॉज 3। ओके, आर्टिकल 18 क्लॉज 4
नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, emolument or any office of any kind form और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। वही बात हुआ कि बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के कोई प्रेजेंट भी नहीं ले सकता है, प्रेजेंट इन द सेंस ऑफ गिफ्ट। द नेक्स्ट इज, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, आर्टिकल 14 to 18। द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा उसके डिटेल के बारे में है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से 22 तक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक। इसमें सबसे पहला आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 19। इसके बारे में हम जानेंगे, ये किसके बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कहता है कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं। क्या क्या राइट है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, वो हम सीक्वेंस से आपको बता रहे हैं, आपको याद होता चला जाएगा। सबसे पहला ए, सबसे पहले आराम से स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग बोलेंगे आराम से, फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्म लेके नहीं, ये नहीं कि तलवार और गन लेके घूम रहा है, नहीं। पहला क्या था, स्पीच और एक्सप्रेशन, दूसरा क्या है, बोलेंगे, उसका मिलेंगे, 2 लोग 4 लोग मिलेंगे, एक जगह मिलेंगे लेकिन पीसफुली। पहला फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबल पीसफुली, तीसरा क्या है, एसोसिएशन। अब 10, पहले एक आदमी था जो कि बोल रहा था बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अपना फंडामेंटल राइट को यूज़ कर रहा था, वैसा 10 आदमी मिल गया। तो अब ये लोग क्या करेंगे, मिल के एक एसोसिएशन बना सकते हैं, और ये एसोसिएशन किस आर्टिकल में बना सकते हैं, 19(1)(c) में। ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन बनाए, यूनियन बनाए, कोऑपरेटिव बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद अब ये लोग एज अ ग्रुप मूव कर सकते हैं। ये आर्टिकल किस में हो गया, डी में। मूव कहाँ कर सकते हैं, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, ध्यान रखना है, जैसे कि आप अब अंडमान आइलैंड के किसी ट्राइबल एरिया में जहाँ पे प्रोहिबिटेड है वहाँ नहीं जा सकते हैं, दिस इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। बट आप एक जनरल वे में देखें तो आप सबसे पहले क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना के घूम सकते हैं, और घूमने के बाद अगर मान लीजिए आप कहीं गए, आपको पसंद आ गया वो जगह, तो आप वहाँ रहने लग जाइएगा, रिसाइड एंड सेटल, वहाँ पे आप रहने लग जाइएगा, तो इसको क्या कहते हैं, रिसाइड एंड सेटल, रह सकते हैं आप वहाँ पे। तो इसका परमिशन आपको 19 क्लॉज ई देता है। 19 क्लॉज एफ एक आर्टिकल था पहले जिसको कि अब ओमिट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। 19 क्लॉज जी में क्या है, अब आप जहाँ पे जाके बसे हैं, अब वहाँ पे कुछ काम कीजिएगा ना, अब बिना काम किए कैसे घर चलेगा, तो वहाँ पे आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपका प्रोफेशन और ट्रेड और बिजनेस, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। 19(1) क्लॉज जी है। पहला क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल के। 19 क्लॉज बी में क्या है कि आप पीसफुली असेंबल होंगे। तीसरा क्या है, आप एसोसिएशन बनाएंगे। चौथा क्या है कि आप घूम सकते हैं एसोसिएशन बना के। पांचवा क्या है कि आप जहाँ भी जाएं वो सेटल हो सकते हैं, पांचवा यानी कि ई। और 19(1) क्लॉज एफ क्या है, प्रॉपर्टी का था पर वो एमिट हो चुका है। और 19(1) क्लॉज जी क्या है कि आप वहाँ पे कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको सीक्वेंस में ज़रूर से याद रखिएगा, ये पूछा बहुत ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अभी तक तो 19 क्लॉज 1 में आपको बता दिया आपके पास ये राइट है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वो राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे हम अनटचेबिलिटी के बारे में बताएं कि वो एब्सोल्यूट राइट है, उसमें कोई इफ बट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये राइट आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसा है, रीजनेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या क्या मतलब आप किस किस चीज़ को नहीं वायलेट कर सकते हैं, तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या वायलेट नहीं कर सकते हैं बोलने के चक्कर में। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, मतलब
स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा ऐसा बोल दिए कि रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़, इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब हो गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं कर सकते हैं, मतलब आप दंगा फसाद हो जाए ऐसा आप कोई भाषण दे दिए, ये नहीं कर सकते हैं। डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये क्या है, ये इतना जो है आपका रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है।